आज सुबह से ही न्यूज इंडिया 24/7 लगातार इस खबर पर बना हुआ रहेगा। आपको नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर के वो 3 राज्य जहां चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट आपको पता चलेंगे। नागालैंड में बीजेपी अध्यक्ष तेनजिंग एमना आगे चल रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा भी आगे चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं, त्रिपुरा में पहला जो रुझान है वो बीजेपी को आगे दिखा रहा है। बड़ी खबर है तीनों ही जगह, क्योंकि तेनजिंग एमना बीजेपी के अध्यक्ष हैं और वो भी आगे चल रहे हैं। हमारे साथ रत्नेश मिश्रा जी थे, उनसे मैंने सवाल पूछा था। रत्नेश, मैंने आपसे पूछा था, आपकी जो पार्टी है कांग्रेस, वो लगातार कह रही थी कि पहले रुझान आने दीजिए, ये जो पोल्स आ रहे हैं एग्जिट पोल, इनका कोई मतलब नहीं है मैडम, पहले रिजल्ट निकलने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। और तीनों ही जगहों पे, तीनों ही राज्यों में आप देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं। फिलहाल एक और बड़ी खबर, कैलाश शहर सीट से बीजेपी के मुबशर आगे चल रहे हैं। कैलाश शहर में कांग्रेस के ब्रजेश सिन्हा आगे। कैलाश शहर सीट से बीजेपी के मुबशर अली इस समय आगे हैं। संजय राणा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, लौट कर आऊंगा कांग्रेस और बीजेपी के पास। रत्नेश जी से सवाल मैंने लिया है जी। ठीक है। मैं सागर, जैसा कि हम बात कर रहे थे, बिल्कुल सही था, लेकिन अभी जिस तरीके से अब बीजेपी आगे जाती हुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे में संजय राणा से तो एक सवाल आपका बनता ही। संजय जी, अगर हम मेघालय की बात करें, पूर्वोत्तर के अगर 5 साल में 47 बार पीएम नरेंद्र मोदी गए इन इलाकों में और 6 राज्यों में बीजेपी की सरकार भी बनी है, लेकिन मेघालय में एनपीपी का आखिरी लम्हों पर नाता तोड़ देना, जो पिछले साल 2 सीटें लेकर आई थी, बीजेपी को बड़ा नुकसान ही हो गया। देखिए सागर जी, अगर आप बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट का जो डेवलपमेंट है पिछले 7-8 सालों में काफ़ी हुआ है। चाहे आप अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, चाहे आप मेघालय देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मिजोरम हो और चाहे असम हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रधानमंत्री का फोकस रहा है। वो सिर्फ इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तटीय राज्य है, ये बॉर्डर एरिया है जो चाइना को छूता है। यहाँ का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये टूटा हुआ था काफ़ी सालों तक। और मेरी जो बचपन का कुछ समय है, मैं इस स्टेट में रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे फादर आर्मी में थे, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश और असम से काफ़ी लगाव है। जब हम बात करते हैं कि राजनीतिक समीकरण में, तो जहाँ तक मेरा आकलन कहता है कि जो भी पार्टी सेंटर में होती है उसका रुझान उस नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा दिखता है और वहाँ के लोगों का भी रुझान उसमें दिखता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकल पार्टी के साथ समीकरण बनाया है, जितनी पार्टियां हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें रत्नेश मिश्रा अगर हमारे साथ जुड़ गए हों तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इनसे बार ले लूं, लेकिन हमारे साथ संवाददाता रवि शराफ अगर जुड़े हुए हैं तो उनसे हमारी दीपक चौबे, चलिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता दीपक। का बीजेपी जनरली कवर करते हैं, लेकिन अंदाजा आपको बखूबी होता है। ऐसे में कांग्रेस का बहुत कम सीटों पर धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये किस ओर संकेत करता है? क्या कांग्रेस की तरफ से वो तमाम कोशिशें नहीं की गई थी नॉर्थ ईस्ट को के राज्यों को जीतने को लेकर के, जो कि बीजेपी ने किया? दीपक। चलिए, संजय राणा हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर बैठे हैं। संजय राणा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि बीजेपी तो चलिए तीनों ही राज्यों में रुझानों में आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे दिख रही है, लेकिन मैं कह रही हूं कि कांग्रेस का आप देखें, अगर सीटों का आंकलन धीरे धीरे देखें, जैसे 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटों से आगे चल रही है, मैं कह रही हूँ कि क्या कांग्रेस ने वो तैयारी नहीं की थी कि हम 3 बड़े पूर्वोत्तर के राज्य हैं जहाँ पर लड़ने जा रहे हैं? सीटों से पता चलता है कि आपकी तैयारी कुछ नहीं थी। देखिए प्रीति जी, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी में जो मानव संसाधन जिसको हम बोलते हैं, वो बड़ा ही वीक हो चुका है। ये किसी स्टेट में नहीं है, पूरे नेशनल लेवल पे है। जहाँ आपका मानव संसाधन यानी आपके मैन पावर नहीं होगी, तो आपको कोई भी काम करने में, चाहे चुनाव छोड़ दीजिए, रिजल्ट छोड़ दीजिए, किसी भी कार्य करने में, इवन दो आंदोलन करने में भी आपको तकलीफ होगी। तो कहीं ना कहीं इनका संगठन जो है पैन इंडिया में बिखरा हुआ है। संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। जब आपका संगठन मजबूत नहीं होता, कार्यकर्ताओं में जोश नहीं होता, बूथ लेवल की आपकी पहुंच नहीं होती और वोटरों तक आप नहीं पहुंच पाते, जब तक वोटर तक आप नहीं पहुंचेंगे, अपनी बातों को नहीं रखेंगे, तब तक कुछ चीजें होंगी नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे, तो आप देखेंगे कि कोई भी नेशनल लीडर, चाहे वो राहुल गांधी साहब हों, प्रियंका जी हों, चाहे सोनिया जी, इनसे बड़ा नाम मैं तो किसी को मानता नहीं हूं, इनका जो विजिट रहा है हमेशा, इस चुनाव में नहीं, पिछले चुनाव में भी देखेंगे, उस एग्रेसिवनेस से नहीं लड़े थे, जिसका कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस समय। और हो सकता है इस राज्यों को सीरियसली नहीं लेते हो, क्योंकि उन्होंने जो आज़ादी के बाद से जिस तरह से इस राज्यों को देखा है, जिस तरह से इसका डेवलपमेंट के ऊपर देखा, हो सकता है वो सीरियसली ना ले रहे हो। लेकिन हाँ,
इस चुनाव को जीतने से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरता है, चाहे वो छोटा राज्य हो या बड़ा राज्य हो, उसका मतलब नहीं होता है। लेकिन आप राज्य दर राज्य अगर जीतते जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड होते रहते हैं। तो आज के दिन में कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनका कार्यकर्ता ही डिमोटिवेटेड है, और कार्यकर्ताओं की जब कमी हो जाती है प्रीति जी, तो कहीं ना कहीं इस तरह के रिजल्ट आपको देखने पड़ेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। संजय जी, अगर आप देखिए, ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ना तो ये हिंदी भाषी हैं और ना ही यहाँ पर हिंदुओं की संख्या उतनी ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने यहाँ पर फोकस बहुत ज्यादा किया है। बिल्कुल सागर, आप मिजोरम की बात करें तो तकरीबन हम लगता है 80 से 90% वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं। चाहे आप नागालैंड की बात कर लीजिए तो आई थिंक 80 से 90% क्रिश्चियंस हैं। सिर्फ एक मणिपुर, इसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश और असम में। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं होती है, वो देखते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कहाँ है। आपको विश्वास नहीं होगा, जिस स्टूडियो हम जहाँ बैठे हुए हैं, जो जिस रोड से हम आपके स्टूडियो पे आता हो, बहुत चौड़ी रोड है। एक ज़माने में जब मैं वहाँ रह करता तो रोडें नहीं हुआ करती थी, टूटी फूटी रोड थे। आज जाइए 4 लेन की रोड्स हैं, तो कोई भी आदमी देखता है। और यहाँ पे इतना टूरिज्म का डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, टूरिज्म तो पहले से ही था, लेकिन डेवलपमेंट अभी हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों का, जो लोकल लोग हैं, उनको भी फायदा दिख रहा है कि सरकार के आने से जात धर्म से हटा करके इससे ऊपर उठ करके अगर कोई काम हो रहा है तो वो उनका फायदा होता है, चाहे उससे प्रदेश और देश और जनता का फायदा हो रहा है। तो जनता कहीं ना कहीं उस तरफ रुझान है। और दूसरा, मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि समीकरण, तो स्ट्रेटजी में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आगे है। आलोक वत्स जी भी बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आपके चेहरे के, मैं आती हूँ रत्नेश जी, अभी थोड़ी देर पहले हम आपको ढूंढ ही रहे थे, लेकिन आपका शायद कनेक्शन पैच नहीं था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कुछ कहना चाह रहे? चलिए कोई नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए रत्नेश जी। हाँ बोलिए 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 बोलिए। देखिए, अभी मैं संजय राणा जी को सुन रहा था। उन्होंने एक बढ़िया एक बात बोली कि हमारा संगठन कमजोर है। हाँ। तो देखिए हम इस बात से सहमत नहीं है कि संगठन कमजोर है। बिल्कुल। क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, वो उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। अच्छा। गोंडा जनपद, वहां पर भी। और मेरे चारों तरफ आप देखेंगे ना प्रीति जी, तो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत लोगों का गढ़ है। हाँ। मेरे यहाँ से एमपी है बृजभूषण सिंह, कीर्तिवर्धन सिंह। इन बाहुबलियों के क्षेत्र में भी मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बड़ी बात। सोचिए कि जहाँ मनोबल की बात आती है, अभी जैसे संजय जी ने कहा। प्रीति जी, मेरी बात तो कंप्लीट हो जाए। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरी बात तो दूसरी बात, अगर इन बाहुबलियों के क्षेत्र से होने के बावजूद भी कोई कांग्रेस को लेके चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा मजबूत है। हाँ। और मजबूती से उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ मैं ये कहती हूँ कि मजबूती सीटों की, जब विधानसभा के रिजल्ट आते हैं, सीटों के मामले में ये मजबूती क्यों नहीं दिखाई पड़ती? मैं कह रही हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले। बात तो सुन लीजिए प्रीति जी, बोलिए बोलिए, बात तो सुन लीजिए आप। अभी संजय जी कह रहे थे कि हमने बड़े नेताओं को त्रिपुरा और मेघालय और नागालैंड में नहीं उतारा। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय जिस व्यवस्था को चला रही कि लोकल लीडरशिप को डेवलप करना है। अच्छा। आपके संवाददाता महोदय बता रहे थे कि हमने वहाँ की लोकल लीडर्स को प्रमोट किया है। चलिए लौट कर आऊंगा रत्नेश जी। एक बड़ी खबर, त्रिपुरा चुनावी रुझानों में इस समय बीजेपी आगे। टाउन पोर्टोवली सीट से सिया मारिक शाह आगे चल रहे हैं। इस समय चुनावी रुझानों में बीजेपी बहुमत की तरफ इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 2 और राज्य हैं सामने, मेघालय भी है, नागालैंड भी है। जी बोलिए। चर्चा करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत देंगे 1 मिनट का। तो देखिए, रत्नेश जी से पहले पूछ लेते हैं। रत्नेश जी, बात आपकी पूरी हो गई। बात उनकी पूरी हो जाने दीजिए, फिर आएंगे आपके पास। रत्नेश जी बोलिए। देखिए प्रीति जी देखिए, चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो जनता जनादेश देती है। हम ये बिल्कुल नहीं है कि हम जनता के बीच नहीं गए, हमने अपनी बातों को पहुंचाया है। हाँ। और वहां तक पहुंचे, तभी जो जिन भी सीटों पर हम आगे चल रहे हैं वो हमारे प्रचार और हमारे विचारों के पहुंचने की ही बात है। अच्छा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सत्ता में आना और जनता के लिए काम करना, ये 2 अलग अलग चीजें होती। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है, वो सत्ता में आए, लेकिन जिस प्रकार की नीतियां कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए बना सकती है। हाँ। जिस प्रकार के कर्मचारियों के हितों की रक्षा कांग्रेस पार्टी कर सकती है,
उस तरह से भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर रही है। हाँ। और नहीं, लेकिन अब देश बातें के अब ये प्रधानमंत्री- अब मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन ये जब सीटें निकल कर आती है तो वो जस्टिफाई नहीं होता। रत्नेश जी, आप मेरी बातों को समझिए। मैं कह रही हूँ आप कह रहे हो मैंने कि प्रीति जी, कांग्रेस फिर मैंने- मजबूती, मैं कह रही हूँ आप कह रहे हो कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती है। मैं कह रही हूँ वो मजबूती जब रिजल्ट आते हैं तब नजर क्यों नहीं आता? संजय राणा कुछ कहना चाह रहे थे, अभी आती हूँ रत्नेश। देखिए, अभी चाहे त्रिपुरा ले लीजिए, चाहे मेघालय की हम चर्चा कर रहे हैं, रत्नेश भाई हमारे बैठे हुए, तो एनपीपी है कौन? एनपीपी तो कांग्रेस की पार्टी है ना। एक संगमा, पीए संगमा साहब बहुत प्रबुद्ध नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, जो इस दुनिया में नहीं है। उनकी बेटी आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वहाँ से उनकी पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये टूट के कांग्रेस से असंतुष्ट लोगों ने बनाया है। चाहे आप चले जाइए, आप त्रिपुरा की हम बात कर रहे थे प्रीति जी, प्रीति आपने देखा होगा कि वहाँ पे इन्होंने एक अलायंस किया है सीपीआई से, कम्युनिस्ट है। देखिए, अच्छा। कम्युनिस्ट और कांग्रेस का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है और कई खूनी रंजिशें वहां पे चली हैं। उसके बाद भी आप अलायंस कर लेते, तो आपको नहीं लगता है कि आपकी एक स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कमी है? क्योंकि आप एक ऐसे आप पार्टी के साथ जुड़ जाते हो जहां के कार्यकर्ता आज तक, मतलब जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, और अचानक आप अलायंस कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो आपको रिजल्ट में दिखेगा। नंबर 2, त्रिपुरा में पहले जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें 0.3% टीएमसी को वोट परसेंट मिले थे। अब टीएमसी बहुत एग्रेसिव लड़ रही है और वहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 28% बंगालीज है। अच्छा। बंगाली है, बाकी नाथ समुदाय से, जो आदित्यनाथ जिसके मठ के मठाधीश हैं, वो नाथ समुदाय से बहुत लोग वहाँ पे आते हैं। तो देखिए, टीएमसी अगर अग्रेसिव लड़ती है तो किसका नुकसान होता? कहीं नहीं नुकसान वो क्या करते हैं, सेकुलर वोट का करते हैं, इसको कांग्रेस वोटर कहा सकता है या लेफ्ट का वोटर कहा जा सकता है। तो तीनों पार्टियों को लड़ने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, लेकिन कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है कि वो अकेले भी लड़के हो सकता था, सीटें पा सकती थी, लेकिन उसको पता नहीं क्यों अमरबेल बनने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे आप पार्टी के साथ आलोक जी भी हमारे साथ मौजूद है। सागर, आप आलोक जी से कोई सवाल अगर लेना चाहें। चलिए आलोक जी, ये मैं जानना चाहूंगा कि ये जो राज्य हैं इन पर फोकस करने का मकसद केवल मात्र यही है कि अगर जो हमारे हिंदी भाषी जो हमारे राज्य हैं जहां पर आबादी ज्यादा हिंदुओं की, वहां पर अगर आने वाले 24 के चुनाव में अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो गया तो यहाँ से कवर तो हो ही जाएगा? क्योंकि पिछले 5-6 सालों में देखिए तस्वीरें थोड़ी बदली हैं, थोड़ी सोच, थोड़ी विचारधारा, ताकि जो आप लोगों का मकसद है कि पूरे देश को एक साथ लेकर चला जाए, सबका साथ सबका विकास, वो भी पूरा हो। आलोक जी। सागर जी, सबका साथ ही नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास भी हम आगे लेके चल रहे हैं। इन 7 राज्यों के, इन 7 बहनों को नॉर्थ ईस्ट के जिस तरीके से डेवलपमेंट प्लान पर हमने अपनाया है, इस मिथ को तोड़ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं। आज जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, और आप अंत में देखिएगा कि इन सारे राज्यों में हम कितनी मजबूती से अपना स्थान प्राप्त करेंगे, और इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके कारण होगा। और वहां पर जिस तरीके से हमारे वर्कर्स ने मेहनत किया, तो कांग्रेस कहीं है क्या, कहीं थी क्या? हाँ। आप लोग बार बार कांग्रेस को प्रीति दे जी, रहे मुझे हैं। 10 सेकंड का समय दीजिएगा इनके बाद। हाँ जरूर रत्नेश जी, आपको तो बिल्कुल मौका देंगे ही हम। बोलिए रत्नेश जी, ना- और कुछ ना बोलना है? इनके- आलोक जी, और कुछ बोलना है? ये कह रहे थे कि हम छोटे नेताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, अरे पहले बड़े नेता आगे बढ़े तब तो छोटा नेता आगे बढ़ेगा। वैसे पॉइंट है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इनका तो कोई बड़ा नेता जाता ही यही नहीं तो है वहाँ सवाल पे। भी है, यही तो विपक्ष पूछ भी रहा है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और कितनी बार वोट लीजिए? खैर वो तो बात की बात है। रत्नेश भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रत्नेश जी बोलिए। देखिए, अभी प्रधानमंत्री मैं के अरे जन भैया कल- भैया कल- अच्छा, बोल कल्याणकारी लेने दीजिए योजनाओं के बारे में। आलोक जी, बोल लेने दीजिए, बोलिए। देखिए प्रीति जी, अभी मैं आलोक जी को सुन रहा तो इन्होंने वहां के मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्यों पर पानी फेर दिया। मुख्यमंत्री का कहीं कोई नाम ही नहीं है, सीधे प्रधानमंत्री जी का नाम लेके चुनाव लड़ रहा है। कल को कहीं ऐसा न करने लगे भारतीय जनता पार्टी की ग्राम पंचायत में जो प्रधान का चुनाव होता है उसमें भी मोदी जी के नाम का प्रयोग न करने लगे ये लोग, क्योंकि लोकल लेवल पे तो इनके पास कुछ है नहीं। इनके हाँ। पास बस तो एक नाम है, हाँ। मोदी 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 मोदी। तो कल को ये ग्राम प्रधान का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ने वाले हैं, क्योंकि हाँ। भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह बोल रहे थे
कि बताइए त्रिपुरा में इनका सीएम था, उसने 5 साल तक इसका मतलब कुछ किया ही नहीं, क्योंकि सीएम को ने कुछ किया होता तो आप सीएम के फेस पे चुनाव लड़ते। आपने तो सीएम के फेस पे चुनाव नहीं लड़ा, आप खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ बैठ के टीवी पे। आप एक चीज बताइए, जो प्रधानमंत्री है वो देश का कार्य करेगा कि एक आप स्टेट का इलेक्शन अपने सीएम की लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रत्नेश जी, ये बहुत अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री हर एक राज्यों का बड़ा ख्याल रखते हैं और हर एक राज्य में उनकी विजिट होती है। सागर, आप कुछ पूछना चाहेंगे रत्नेश से? देखिए, नहीं, फिलहाल मैं संजय जी आपके पास आऊंगा। कहा जा रहा है कि संविधान संशोधन जिसकी बात हम कर रहे हैं, देश में अगर 28 राज्य है तो 15 राज्यों का सपोर्ट मिलना देखिए जरूरी है उसमें, इसलिए भी बीजेपी इन राज्यों पर फोकस कर रही है, क्योंकि अगर 1-2 राज्य भी अगर हाथ से निकला तो शायद चाहे हम सांसदों विधायकों की सैलरी की हम बात करें और भी तमाम कई ऐसी चीजें हैं, आप तो और बेहतर तरीके से जानते हैं, क्या इसलिए भी बीजेपी चाहती है कि हाँ बरकरार रहे सारी चीजें? बिल्कुल सागर जी, आप एक कुछ मिनट पहले एक प्रश्न पूछे थे, अब मुझे नहीं मालूम किस मित्र से हमारे पूछे थे कि ये जो 2024 का नुकसान होगा इसकी भरपाई क्या नॉर्थ ईस्ट से होगी। देखिए, नॉर्थ ईस्ट से भरपाई तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर त्रिपुरा की बात करें, चाहे अरुणाचल की बात करें, चाहे मेघालय की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, इसमें 2-2 एक-एक सीट होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये देखिए कि सीटों को जीतने के बाद जो नॉर्थ ईस्ट पे जो भारतीय जनता पार्टी का सेफ्रॉन लहराएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं आता हूँ आपके मुख्य मुद्दे पे जो आपने प्रश्न पूछा है। बिल्कुल फर्क पड़ता अगर आपके पास राज्य शक्ति, देखिए पहली बार जब 2018 में 17 राज्यों में तकरीबन भारतीय जनता पार्टी का और तकरीबन 70% वोट शेयर कह सकते हैं, पूरे देश में 70% पे भारतीय जनता पार्टी कब्जा था और थोड़ा सा फिर कम हो गया अभी। तो ओबियसली अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी है, कोई भी इंप्लीमेंट करना है, कोई चीज आपको नहीं लानी है, तो आपको सबका सहयोग लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी क्या भारतीय जनता एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी जो देश समझना चाहता है। मैंने बार बार कहा कि नॉर्थ ईस्ट है, इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें समझ में भी नहीं आता, इसलिए समझाइए भी मत। ये बड़ा कॉमन सा मैं कहती हूँ मतलब एक 1 लाइन सेंटेंस है जो कि हम भी कभी कभी आपस में संजय जी बोलते भी हैं कि अरे नॉर्थ ईस्ट है, चलिए ना हम लोग कल बात करते हैं। लेकिन अब ये देखिए, क्योंकि तीनों ही जो राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी का आगे आना ये संकेत देता है कि उस विकास के मॉडल को, जिस विकास के मॉडल को बीजेपी भुना करके इन राज्यों में घुसी, चाहे वो नागालैंड हो, मेघालय हो या फिर त्रिपुरा हो, वहां बार बार ये कहा गया दूसरी पार्टियों के थ्रू, जैसे कि टीएमसी हो या फिर वहां की रीजनल पार्टियां हो, कि ये भगवाधारी पार्टी है, ये हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी है, ये पार्टी अगर हमारे राज्य में जो कि आदिवासी बाहुल्य है, ईसाई बाहुल्य है, हमारी जो संरचना है, संस्कृति है, उसे ध्वस्त कर देगी, इसे आने मत दीजिए। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तीनों ही राज्यों में इन तमाम बातों को खारिज करते नजर आ रही है। संजय राणा, इसका सबसे बड़ा कारण क्या रहा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ऐसा है कि हम लोग बीइंग ए नॉर्थ इंडियन हम लोग निगलेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी लगाव है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो सेफ्रॉन बोल करके सारी विपक्षीय पार्टियां इनको किनारा करना चाहती है और इनसे कम्पीट नहीं कर पाती। इसका कारण क्या है कि उनके पास योजनाएं नहीं है। देखिए, अभी हमारे मित्र बोले थे प्रधानमंत्री, चाहे वो छोटा चुनाव है या बड़ा चुनाव, देखिए जो लीडर होता है वो देश का होता है, कोई प्रदेश का या किसी पार्टी का नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो लीडर हैं, एक चेहरा, और उनकी एक्सेप्टेंस हर तरफ है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे पूरब हो। तो ये चीज़ समझना जरूरी है कि आपको इस तरह का मॉडल डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के अगर हम बात करें कि योगी आदित्यनाथ भी चेहरा है, लेकिन हम बात करते हैं बड़े चेहरे की, धार्मिक कांटे फेंके गए। बिल्कुल फेंके। नागालैंड में यहाँ तक कह दिया गया कि देखिए, या ईसाई बाहुल्य पूरा का पूरा राज्य है, और अगर बीजेपी यहाँ घुसती है, बीजेपी अगर यहाँ जीतती है, तो हमारे लिए, हमारे अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा, यहाँ तक कहा गया। प्रीति जी, फिर त्रिपुरा में क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने? हाँ, फिर त्रिपुरा में क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी तो बता दीजिए। 18 लाख जो चलिए, फिलहाल एक बड़ी खबर, त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन आगे। त्रिपुरा में बीजेपी 38 तो लेफ्ट 11 सीटें से आगे चल रही है। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन रुझानों में आगे इस समय नजर आता हुआ। तो इन 2 राज्यों में तो देखिए बीजेपी कहा जा रहा है कि बाजी मार सकती है। मेघालय में उम्मीदें कम दिखाई देती है, क्योंकि एनपीपी इस समय 25 सीटों पर आगे चल रही है। चुनाव के आखिरी लम्हे में एनपीपी ने जिस तरह से बीजेपी से नाता तोड़ा, ये बीजेपी को नुकसान इस समय देता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीति, ठीक है रत्नेश जी, कुछ महत्वपूर्ण बात आप कर रहे थे, उसके बाद फिर हम आएंगे संजय राणा हमारे साथ। बोलिए जल्दी से। देखिए, अभी संजय राणा जी भी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ चेहरा है। हाँ,
सबसे बड़ा मजाक जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? ये जब त्रिपुरा में योगी आदित्यनाथ को भेजते हैं तो कहते हैं कि ये नाथ संप्रदाय के 18 लाख वोटर हैं और ये नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं। और वही योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वो हिंदुत्व के अब हम आपसे एक सवाल कर ले मिश्रा जी। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। और सबसे मजे की बात देखिए कि जो 18 लाख वोटर है ना त्रिपुरा में नाथ संप्रदाय के, वो सारे बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हैं। और वही नाथ संप्रदाय का केवल 1 लाख के आसपास व्यक्ति आसाम में माइग्रेट करके आया है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में जहाँ वो बड़े वोट बैंक है, कांग्रेस वहाँ पार्टी उनको को नाथ हार संप्रदाय का हार मानती के है। विषयों का आकलन अरे करना चाहिए रत्नेश जी। अरे मैडम सुन तो लीजिए। अरे सर सुन ही रहे हैं आपको। अरे सुन तो लीजिए। वेल विशर होने के नाते बोल रहे हैं, बोलिए। बीजेपी को थोड़ा सा तो एक्सपोज होने दीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। और उसके बाद आसाम में जब वही नाथ संप्रदाय के लोग आते हैं तो उनको ये घुसपैठिया बताते हैं। अच्छा। अब संजय जी इस बात का जवाब दे दें। संजय जी कि दे रहे हैं जवाब। जो समुदाय त्रिपुरा में वोट बैंक है, हाँ। वही समुदाय आसाम में घुसपैठिया कैसे हो गया? चलिए बताइए संजय जी। और मिश्रा जी योगी जी हिंदुत्व के चेहरे है या नाथ संप्रदाय? चलिए संजय जी से मिश्रा जवाब। जी, शायद आप, हमें लगता कभी भी आप नॉर्थ ईस्ट नहीं गए होंगे, लेकिन मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा है। तो ये जब आप समीकरण की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी में आता है। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा है कि असम में जो शरणार्थी हिंदू शरणार्थी हैं, आप देखिए ये दोगला रवैया। अरे सर सुन तो लीजिए, दोगला आप देखिए अब ये दोगला रवैया है। अरे सर बोल रहे हैं ये तो दोगला रवैया अरे है। सर सुन तो लीजिए रत्नेश मिश्रा जी, सुबह का सुनिए, माहौल सर, मैंने यहाँ कहा पे था क्या ठीक चुनाव है, पे- पार्टी जो सीटें कम आ रही है उसका खींच आप टेलीविजन स्क्रीन पर मत निकालिए। सुबह इस तरह के अपशब्द मत निकालिए रत्नेश जी। मैडम देखिए और चलिए अभी रुझान जो है एक बार बता देते हैं अपने दर्शकों को। त्रिपुरा 60 की सीटों में बीजेपी 38 और आईएनसी लेफ्ट को 8 और साथ ही टिपरा मोथो को 14, अदर्स को 0 से सीटें मिलते नजर आ रही हैं। और हम आपको बता दें मेघालय में भी बीजेपी 12 पर, आईएनसी 7 पर, एमपीपी 25 पर, अदर्स को 15। नागालैंड की बात करें तो एनडीपीपी 50 पर, आईएनसी 1 पर, एनपीएफ 9 पर, अदर्स को 0। नागालैंड में अदर्स को 0 मिल रहा है, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात होगी। मेघालय में बीजेपी 12, आईएनसी 7, एनपीपी 25, अदर्स को 15 मिल रहे हैं। नागालैंड में एनडीपीपी 50 पर, आईएनसी 1 पर, एनपीएफ 9 पर और अदर्स 0 पर। त्रिपुरा में हम लगातार बता रहे थे कि आगे बढ़िए। संजय राणा कुछ कह रहे थे, जवाब दे रहे जल्दी से। रत्नेश जी की बातों का रिप्लाई कर रहा था कि त्रिपुरा में नाथ समुदाय से 18 लाख बताया, वैसे ही नाथ समुदाय गुजरात में ही बहुत सारा वोटर है। देखिए, आदमी को स्ट्रेटेजिकल काम करना पड़ता है। और वो जो आप असम की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख जो नाथ समुदाय वोटर है, उसको कभी शरणार्थी नहीं कहा गया। आपको अपने इन्फॉर्मेशन करेक्ट कर लेना चाहिए। वो शरणार्थी उसको अरे सर सुन लीजिए ना, घुसपैठिया में अंतर होता है। घुसपैठिए में अंतर होता है सर। जो रिजल्ट वाले दिन में लड़ना नहीं चाहिए रत्नेश जी, मतलब इन्वेडर्स में और जो शरणार्थी दोनों में अंतर होता है महोदय। बोलिए बोल बोलिए आपने अच्छा सर बोल लिया, बोलिए सर, बोल लेने दीजिए, बोल संरक्षित होते ना भाई। सर आपके हिसाब से 1971 अरे मैडम, भाजपा के समर्थकों को कौन रोक पाया है बोलने से? बताइए, जनादेश नहीं रोक कैसी रहा। बात कर रही है? और देखिए पूर्वोत्तर के राज्यों में तो देखिए, और नहीं रोक पा रहा। कोई बोल दीजिए, बोल दीजिए। मिश्रा आपको जी, भी सुना समस्या होना, क्या आप भी है सुन कि अगर लीजिए। कांग्रेस पार्टी दूसरे पे आरोप लगाने से फुर्सत मिले तो अपने ऊपर फोकस करे। आपको अपने हार पे फोकस करना चाहिए कि आप हारे क्यों हैं, उस पे चिंतन करने की जरूरत। लेकिन ठीक है संजय जी, देखिए वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का। 3 राज्यों के रुझान जो सामने आए, बीजेपी नागालैंड और त्रिपुरा में आगे, लेकिन एनपीपी से में आगे दिखाई दे रही है मेघालय में। लेकिन अभी ये फाइनल रिजल्ट ही नहीं है। रुझानों को क्या हम पेश कर रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, वो आप देख रहे हैं बखूबी। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब भी हम यहीं पर बैठे होंगे और न्यूज इंडिया की मेगा कवरेज लगातार जारी। प्रीति, बिल्कुल, देखिए तीनों ही गेस्टों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने अपने विचारों को आपने रखा। और साथ ही आप देखिए तीनों ही पूर्वोत्तर के वो राज्य हैं जिनको कहीं ना कहीं अलग थलग लोग मानते थे, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से वहाँ लीड लेती नजर आ रही है, बीजेपी वहाँ पर जिस तरीके से तमाम पार्टियों को पछाड़ते नजर आ रही है, इसका सीधा सीधा संकेत है कि अब लोग विकास के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। झंडा, भगवा, धर्म, ये उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी का परचम बहुत बड़ी बात है। ये एक आप मानिए सागर, ये बदलाव आप देख सकते हैं कि वहां जहां पर ईसाई बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है,